जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, आज का क्लास प्रारंभ करने से पहले पिछले क्लास में जो चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई थी उस पर मोटे मोटे तौर पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को प्रकाश डाल देता हूं, ताकि आप उससे अवगत हो जाएं कि पिछले क्लास में क्या आप लोगों को बताया गया था। तो हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे वो था शिक्षण की नवीन विधाएं। तो उस नवीन विधाओं के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताया गया था और उसके अंतर्गत कौन कौन सी नवीन विधाएं हैं। जो एक विधा पर हम लोगों ने चर्चा भी किया था जिसका नाम था छात्र केंद्रित शिक्षण या फिर बाल केंद्रित शिक्षण भी उसको बोलते हैं। तो उस उपागम पे हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था। आज जिस विधा पे चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, उस विधा का नाम है क्रियापरक एवं गतिविधि आधारित शिक्षण। ठीक है, क्योंकि लगभग 5 मुख्यतः विधाओं पे हमने बताया था आप लोगों को, तो दूसरी विधा ये है क्रियापरक। ठीक है, तो आज का क्लास इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है प्यारे बच्चों, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में इस विधा का बहुत बड़ा रोल है। आज वर्तमान समय में इसी विधा का या उपागम का प्रयोग करके हम शिक्षण को आसान बना रहे हैं। तो इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था रही है, अगर आप देखेंगे तो वैदिक काल से या प्राचीन काल कह लें हम, तो प्राचीन काल से जो शिक्षा व्यवस्था रही है वो बिल्कुल मौखिक रूप से शिक्षा व्यवस्था दी जाती थी और मौखिक रूप से शिक्षा व्यवस्था देने के पश्चात उनका मूल्यांकन करने के लिए शास्त्रार्थ कराया जाता था। तो कह सकते हैं कि पारंपरिक जो शिक्षा रही है उस शिक्षा व्यवस्था में क्रियापरक या गतिविधि आधारित शिक्षण में लेस मात्र भी ध्यान नहीं दिया गया था। ठीक है, अध्यापन के कार्य में छात्रों के मस्तिष्क पर जो पुस्तकीय ज्ञान है उसको ठूस ठूस कर कह सकते हैं कि भर दिया गया था और उसी ज्ञान को दे करके लोग शिक्षा कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते थे, शिक्षा की प्रक्रिया। लेकिन इस शिक्षा की प्रक्रिया को एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है कामेनियस। पहले तो ये जो पारंपरिक शिक्षा थी उस शिक्षा का इन्होंने विरोध किया और क्रियापरक शिक्षा के बढ़ावा देने पर बल दिया और इन्होंने कहा कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो शिक्षा शारीरिक और मानसिक विकास करने वाला होना चाहिए। फिर इसके पश्चात आते हैं एक बहुत बड़े दार्शनिक विचारक जिनका नाम है रूसो, जो कि प्रकृतिवादी दर्शन में अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा योगदान है, जिनका प्रवर्तक भी माना जाता है, जनक कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्रियापरक सिद्धांत के शिक्षण के भी जनक रूसो हैं और रूसो ने कहा कि बच्चों का अगर बुद्धि का विकास करना है तो बुद्धि के विकास करने के लिए उनके शक्ति का विकास करना होगा और शक्ति के विकास तभी किया जा सकता है जब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। शरीर और कह सकते हैं मस्तिष्क, ये 2 चीज़ों पर कहीं ना कहीं विकास की बात किया गया, तभी बच्चा स्वस्थ होगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएगा। ये रूसो का कहना था और रूसो चाहते थे कि बच्चे जो हैं वो क्रिया के माध्यम से सीखें, अधिक से अधिक गतिविधियां कराई जाएं और उस गतिविधियों को करा करके बच्चा सिखाया जाए। जैसे अगर मैं कहूँ कि कुछ बच्चे हैं क्लासरूम में, उन बच्चों को क्या करिए 2-2 या 3-3 ग्रुप में या कह सकते हैं 2-2 बच्चों को क्या करिए डिवाइड कर लीजिए। पहले आगे वाले डेस्क पे बैठा लीजिए, तो बैठा करके उन बच्चों के बीच में मान लीजिए 3-4 समूह हो जा रहा है, तो उन बच्चों के समूह का
क्विज करा दीजिए, क्वेश्चन के माध्यम से क्विज करा दीजिए जो कि खेल पे आधारित है। तो वे क्विज करा करके बच्चों से प्रश्न पूछिए, बच्चे उत्तर देंगे, ठीक है। तो बच्चे सहभागिता ले रहे हैं। बच्चों से आप कुछ ऐसे प्रश्न पूछिए पाठ्यपुस्तक से संबंधित जिनको बोर्ड पे बुला करके हल करने पर बल दीजिए। बच्चों को चार्ट पेपर की सहायता से सिखाइए, दृश्य श्रव्य सामग्री की सहायता से सिखाइए, मॉडल बना करके सिखाइए, समूह में सिखाइए। तो ऐसी गतिविधियां कराइए, विविध अवसर दीजिए जहां पर बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। ये तभी हो सकता है जब आप गतिविधि आधारित शिक्षण कराएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीजें हैं। अब उसके पश्चात आप लोग समझ लीजिए प्यारे बच्चों कि इसका अर्थ क्या होता है, क्रियापरक विधि का अर्थ। तो अर्थ छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना ही क्या होता है, क्रियापरक का अर्थ होता है। अपनी स्वयं की जो क्या है, क्रिया के द्वारा जो भी बच्चा अपने स्वयं से कार्य कर ले रहा है वही क्या है, ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, क्रियापरक कहलाता है। क्योंकि बच्चा अगर मान लीजिए लिखना नहीं जानता है, अपने से अगर लिख ले रहा है क ख या ABCD लिख ले रहा है, वही इसकी क्या है, क्रिया है, वो सीख जा रहा है। जब सीख जाता है तो फिर नहीं भूलेगा, क्योंकि उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो जा रहा है इसको करने से। फिर ये भूलेगा क्या, नहीं भूलेगा, लिख लेगा। मान लीजिए आप रंगोली ही बनाना सिखा रहे हैं बच्चे को, तो रंगोली बच्चा जब बना लेगा अपने से खुद से ना, आराम से बना लेते हैं। जैसे आप बच्चों को देखे होंगे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं तो वो होमवर्क अपने से अगर सवाल को हल कर लेता है तो वो भूलता नहीं है। बच्चा अपने से किसी ड्राइंग को पेंट कर ले रहा है ना, चित्र को पेंट कर ले रहा है, बना ले रहा है, नहीं भूलेगा, क्योंकि बच्चा उसमें क्रिया कर रहा है, स्वयं से वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, ठीक है। छात्र की क्रिया से तात्पर्य कि जिस क्रिया को छात्र किसी उद्देश्य से पूर्ण करता है, किसी उद्देश्य से ना पूर्ण करता है, और उसको पूर्ण करने में उसका शरीर और मस्तिष्क दोनों क्रियाशील रहते हैं। देखिए, जब बच्चा छात्र किसी कार्य को क्रिया करके पूरा करता है तो उसमें उसके शारीरिक और मानसिक दोनों पूर्ण रूप से क्या कर रही हैं, क्रिया कर रही हैं, सहभागिता ले रही हैं। जब तक आपका मन नहीं लगेगा, शरीर या ज्ञानेंद्रिय आपकी क्रियाशील नहीं होंगी, तब तक वो कार्य सही ढंग से पूरा नहीं होगा। तो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं ये क्रियाशील होनी चाहिए दोनों। तो कह सकते हैं शारीरिक और मानसिक। अब ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए बच्चों को जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों क्रियाएं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो आप देखेंगे कि बच्चों में स्वयं से करने की जो प्रेरणाएं होती हैं, रुचि होती हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, क्योंकि अंदर से एक आत्मविश्वास की जागृति बच्चों के अंदर होती है। क्रियात्मक विधि का प्रयोग पाठ्यक्रम के सभी विषयों के शिक्षण के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो क्रियात्मक विधि का प्रयोग आप देखेंगे तो पाठ्यक्रम के सभी विषयों में कहीं ना कहीं इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हिंदी में किया जा सकता है, गणित में किया जा सकता है, पर्यावरण अध्ययन में किया जा सकता है, अंग्रेजी शिक्षण में किया जा सकता है, तो सामाजिक अध्ययन में किया जा सकता है। तो जितने भी विषय हैं उसमें किया जा सकता है। इस विधि से सभी बच्चे क्रियाशील होकर अधिगम लक्ष्यों की ओर अग्रसर होते हैं। सभी बच्चे क्या होते हैं, क्रियाशील होकर के अधिगम की ओर अग्रसर होते हैं। इस विधि के अनुप्रयोग में समय को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय भी नष्ट आपको नहीं करना है, इसलिए समय का भी ध्यान में रखना होगा। इसमें बालकों द्वारा किए गए कार्य में शीघ्रता होनी चाहिए, जो भी कार्य कर रहे हैं वो शीघ्रता से करें, तथा सब बालकों को एक समय में एक ही क्रिया करनी चाहिए। तो एक समय में सभी बालकों को एक ही क्रिया करनी चाहिए। जैसे अगर वो किसी चीज़ का मॉडल बना रहे हैं तो सभी बच्चे क्या करें, मॉडल ही बनाएं, ताकि पता चल सके कि बच्चा कौन सा
बच्चा अच्छे तरीके से मॉडल बनाया है। अगर वो चार्ट पेपर पे ही कुछ बना रहा है तो सभी बच्चे चार्ट पेपर पे ही बनाएं, ताकि पता चल सके कि किस बच्चे का सबसे अच्छा तरीके का चार्ट पेपर है। या फिर बच्चे उसी तरीके का कार्य कर रहे हैं तो ज़्यादा सहभागिता लेंगे, ज़्यादा क्रिया करेंगे, सभी मिलजुल के भी हो सकता है कि करेंगे, एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे। तो ये कई ना क्रियाएं सब अगर अलग अलग कार्य दे देंगे करने के लिए तो उतना क्रिया मन से नहीं करेंगे। तो एक साथ अगर एक ही क्रिया करा रहे हैं सभी बच्चों को तो उसमें ज़्यादा लगेगा। इसीलिए देखिए कहा गया कि मॉडल बना रहे हैं तो सबको एक ही प्रकार का मॉडल बनाना चाहिए। ठीक है, एक ही प्रकार का मॉडल बनाए। अब देखिए एक सोइन चेन है जिनके अनुसार कहीं ना कहीं इसको परिभाषित किया गया है। तो क्रियापरक विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है, क्रियापरक विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी विषय के शिक्षण में लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए, किसमें लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के द्वारा जब किसी प्रकार की क्रिया की जाती है तो वही क्या होता है, क्रियापरक विधि होती है, शिक्षण होता है। ठीक है, कि हम लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें, जब छात्रों के द्वारा किसी प्रकार का क्रिया किया जाता है तो वही क्या है, क्रियापरक है। ठीक, अगर आप देखेंगे तो शिक्षण सामग्री का अभ्यास करने के लिए एक क्रम बनाया जाता है। तो यह अभ्यास जो क्रम होता है वो कक्षा 1, 2, 3, 4 मान लीजिए हमने लिया 4 के लिए प्रत्येक विषय हेतु इसका विकास किया गया है। अब प्रत्येक विषय का जो हमने आपको विषय बताया कि हिंदी का, अंग्रेजी का ना, पर्यावरण का, गणित का, ये प्रत्येक विषय का मान लीजिए एक अभ्यास क्रम बनाया गया है। अब गतिविधि आधारित जो शिक्षण अधिगम है तो आप देखेंगे तो हर एक राज्यों में सबका एक जैसा बनाया गया है। तो अगर राज्य के अगर हम बात किया जाए तो 50 जिले में 50 जिले में लगभग कह सकते हैं कि 4000, ठीक है, 4000 जितने प्राथमिक स्कूल थे उन प्राथमिक स्कूलों में ये लागू किया गया। लागू का मतलब ये कह सकते हैं कि क्रियान्वित किया गया, उसमें ये करके कि इसी पे बेस पे क्रियापरक आधारित ही कहीं ना कहीं शिक्षण दिया जाए। तो देखेंगे कि शुरुआत में कक्षा 1, 2 के बच्चों के पे ज़्यादा या 3 तक बच्चों को ज़्यादा कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हुआ, बच्चे वहाँ पर ज़्यादा सीख पाए, खास करके हिंदी, अंग्रेजी और जो गणित विषय है, इन 3 विषयों में आप देखेंगे तो क्रियापरक विषय सिखाने के लिए छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ। तो कक्षा 1, 2 के लिए ना, फिर आगे चल करके क्या किया गया, कक्षा 4 तक भी इसको जोड़ दिया गया एक ही में। तो इसीलिए जो हम कक्षा 1 से लेकर के 4 तक की बात कर रहे हैं कि क्रियापरक आधारित शिक्षण होनी चाहिए। तो आप आजकल जितने भी देखेंगे प्राथमिक विद्यालय या फिर जो CBSE बोर्ड के भी विद्यालय खुले हुए हैं, जो LKG, UKG से लेकर के कक्षा 4 तक को विद्यालयों को एक ही में मर्ज कर दिया गया है और एक ही में सम्मिलित करके ये जो है उस जो शिक्षण दिया जा रहा है वो क्रियापरक शिक्षण दिया जा रहा है, गतिविधि आधारित शिक्षण किया जा रहा है, जिसमें उनके शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की क्रियाशील रहती है। बच्चों को मानसिक भी कुछ समस्याओं का समाधान करने के लिए दिया जाता है और शारीरिक रूप में देखेंगे अगर तो उनको खेल के माध्यम से भी सिखाया जाता है। ग्राउंड में 1-2 घंटे आप देखेंगे छोटे बच्चों को बाहर निकाला जाता है, उसे खेल में ही सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों पर ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। इतनी बात समझ में आया। अगर वर्तमान समय की बात किया जाए तो क्रियापरक शिक्षण की बात किया जा रहा है, न कि शिक्षण केंद्रित है, न कि पाठ्यवस्तु केंद्रित है, बल्कि छात्र केंद्रित शिक्षण देने की बात की जा रही है, जिसमें बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास करने की बात की जा रही है, ताकि बच्चों को जब गतिविधि आधारित शिक्षण दी जाएगी तो उनका विकास हो सकेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आया? तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको अगर मैं बोलने लगूँ
तो क्रियापरक या गतिविधि आधारित जो शिक्षण है आज के समय में तो आप लोग भी देख ही रहे होंगे, बहुत विस्तार से समझ भी रहे होंगे, तो घंटों तक बोला जा सकता है ना। लेकिन मूलतः अगर देखा जाए तो छात्र सिर्फ मौखिक रूप से अब नहीं पढ़ाएगा, बल्कि क्या करेगा, बच्चों से क्रिया करा करके उनको सिखाएगा, जहाँ पर बच्चा स्वयं इन्वॉल्व होगा, क्रिया करके सीखेगा। अब चाहे जो गतिविधियाँ हो, चाहे बच्चों को आप देखिए कि अगर सिखाना हो ना, तो आप गणित के कुछ भी फार्मूले या चीज़ें सिखाने हैं तो उनको क्या करिए, इसी प्लास्टिक की ना कुछ ऐसी वस्तुएं आ रही हैं, ऐसे इस शेप में बनी हुई हैं सब, और भी कहीं ना कहीं बहुत सारे शेप हैं, तो उसको आप देखिए किसी पे ए लिखा हुआ है, तो किसी पे बी लिखा हुआ है, तो किसी पे सी लिखा हुआ है। तो ये LKG वाले बच्चों को ना यही बताया जा रहा है कि जो ट्रायंगल है उसको लेके आओ, इस पर क्या लिखा हुआ है, तो इस एंगल के बारे में भी जान रहा है। फिर उसके बाद ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, उस तमाम वस्तुओं में से छांट भी ले रहा है, छटवाया जा रहा है कि अच्छा बच्चा ए निकालो। मान लीजिए बच्चों को ABCD का पूरा प्लास्टिक की वस्तुएं रखी हुई हैं, अब उसमें बस बच्चे से कहा जा रहा है कि आप ए निकाल के दीजिए हमें, तो बच्चा क्रिया कर रहा है, उसमें खोज रहा है, खोज करके ए निकाल के दे रहा है। बी निकाल के दीजिए, तो वो बी निकाल रहा है, सी निकाल रहा है, डी निकाल रहा है। तो यही कहीं ना कहीं अब जैसे हम कह रहे हैं कि शारीरिक में भी आप देख रहे होंगे तो बच्चे को खेलने के लिए फुटबॉल ही है, तो फुटबॉल पे भी आप देखे होंगे ना, तो ABCDEFGH लिखा रहता है, या 1 2 3 4 5 10 तक लिखा रहता है। तो बच्चों को खिलाया भी जा रहा है और वो बार बार उन गिनतियों को देख भी रहा है। तो ऐसी चीज़ें देख करके भी वो सीख रहे हैं, गतिविधि भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं क्रियापरक विधि आधारित शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जो मैंने मुख्यतः जो छोटे छोटे आपके विशेषताएं हैं वही हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, ताकि इसलिए छोटे छोटे लिखा जाता है कि आप सबको याद हो सके। याद तो नहीं कर सकते हैं कि कर सकते हैं कि आप समझ सकते हैं और उसको अपने कॉपी पे लिख सके, या फिर आप अपने एग्ज़ाम में लिख सके, इसलिए मैंने छोटा छोटा सा लिखा हुआ है। ठीक है, पहला ये है कि बच्चों को उनके अभ्यास क्षमता के अनुसार सीखने का स्वतंत्रता होती है। बच्चों को जो उनकी अभ्यास होती है ना, अभ्यास करने की क्षमता, उसी के अनुसार सीखने की स्वतंत्रता होती है। क्योंकि जब जो उनकी प्रैक्टिस है, अगर उसी के आधार पे उनको सिखाएंगे तभी बच्चा ज़्यादा क्रियाशील होगा, ज़्यादा गतिविधियाँ कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे विभिन्न गतिविधियों द्वारा सीखते हैं। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि गतिविधियों पर आधारित कुछ शिक्षण विधियाँ होती हैं, और उन्हीं विधियों का सहायता लेकर के हम तमाम विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराते हैं, जिससे कि बच्चे सीख पाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं तो पहले क्विज कराना, ठीक है, क्विज कराना हो गया। फिर उसके पश्चात कोई बच्चों का मान लीजिए क्षेत्रीय भ्रमण हो गया, तो भ्रमण करा के भी सिखा सकते हैं, प्रयोग करा के सिखा सकते हैं। ठीक है, और निरीक्षण करा के सिखा सकते हैं बच्चों से, अवलोकन करा के सिखा सकते हैं, और उसके पश्चात सूची बना करके सिखा सकते हैं, चार्ट पेपर बनवा के सिखा सकते हैं, चार्ट की सहायता से सिखा सकते हैं, मॉडल की सहायता से सिखा सकते हैं, मॉडल बना करके। ठीक है, सूची बनवा के। तो ये बहुत सारी, ये इसमें भी कहीं ना कहीं सीखने की विधियां होती हैं, जिसके आधार पे बच्चों को हम ये सारी चीज़ें करा करके सिखा सकते हैं। तो अगर हमें बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाशीलता पर ही सिखाना है तो हम ये सारी चीज़ें कराएंगे। भाई भ्रमण अगर करेंगे तो भ्रमण करके बच्चे अपने क्षेत्र विशेष में जो भी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी उद्योग के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी कह सकते हैं
कि कृषि के बारे में जानना चाहते हैं, कचहरी के बारे में जानना चाहते हैं, इमारतों के बारे में जानना चाहते हैं, नदियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उनको भ्रमण करा दीजिए। पर जब जहाँ भ्रमण कराएंगे वहाँ ले जाकर के बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चे ज़्यादा से अब क्रियाशील होते हैं। ठीक है, प्रयोग करा दीजिए किसी भी चीज़ का, सभी बच्चे प्रयोग करेंगे। और प्रयोग की हुई चीज़ें ना बच्चों को बहुत दिनों तक अस्थायी रहता है, क्योंकि बच्चा उसमें स्वयं इन्वॉल्व होता है, तो वो जल्दी भूलता नहीं है। कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल कर लेता है तो वो प्रैक्टिकल जल्दी भूलने वाला नहीं होता है, क्योंकि बच्चा उसमें प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बच्चा चार्ट बनाएगा, मॉडल बनाएगा, तो वो बच्चा सीखेगा। सूची बनाएगा किसी भी चीज़ का, मान लीजिए सब्जियों की सूची बना रहा है, फलों की सूची बना रहा है, जानवरों की सूची बना रहा है, पक्षियों की सूची बना रहा है ना, उसमें भी जंगली जानवर जो हैं, पालतू जानवर जो हैं, उसका अलग अलग सूची बना रहा है, तो उसके बारे में वो जानेगा ना, बता सकेगा। तो कहीं ना कहीं इसके द्वारा बच्चा ज़्यादा गतिविधि कर रहा है। तो ज़्यादातर अगर आप विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करा रहे हैं जिससे कि ज़्यादा सीखेंगे। ठीक बात समझ में आया कि और उदाहरण दिया जाए? क्विज मतलब ये होता है कि कोई सकारात्मक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें बच्चों को आगे बैठा करके या फिर बैठा करके डिवाइड करके कुछ क्वेश्चन दीजिए, जिसको वो बजर, आजकल देखे होंगे ना टीवियों में भी बजर बजाया जाता है। पहले वो ताली अगर पीट देते हैं तो पहले उसी बच्चे को क्या करिए, आंसर देने के लिए बोलिए जो बच्चा पहले ताली बजाया था। ठीक है, या डेस्क पीटा था, उसी से पूछ लीजिए। जो विनर होगा उसको कुछ पुरस्कृत कर दीजिए। तो ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार की गतिविधियां के द्वारा करा करके बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चे अपने स्तर से सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चे की जो भी मानसिक क्षमताएं हैं, कक्षा स्तर है, उसके अनुसार सीखने का प्रयास करता है। अब जैसे आप LKG वाले बच्चों को क्या साइंटिस्ट वाली चीज़ें बता देंगे, सीख जाएगा? विदेशों की कोई चीज़ बताएंगे सीख जाएगा? नहीं, उसका जो स्तर है, जो लेवल है, उसी के अनुसार सीखेगा। और सीखने का एक क्रम है, पहले स्मृति स्तर, बोध स्तर, फिर वो चिंतन स्तर पे जाता है या प्रयोग स्तर पे जाता है, तब उसके बाद चिंतन स्तर पे जाता है। तो एक सीखने का क्रम है, ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले ही चिंतन लेवल पे पहुंच जाएगा। इसीलिए आप देखे होंगे कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत बताया गया कि बच्चे का हर एक अवस्थाओं के अनुसार ही डेवलपमेंट होता है। तो जैसे शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, तब न जाके परिपक्वता के स्तर पे पहुंचते हैं, तो वो अवस्थाओं के अनुसार सीखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपने स्तर से सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चे का जो स्तर रहेगा उसके अनुसार वो सीखेंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं यहीं पे बता दूं, स्तर के अनुसार ये माना जाता है कि टर्मन ने एक प्रयोग किया था और उन्होंने कहा कि जो बच्चे बहुत जल्दी चलना प्रारंभ कर देते हैं वो जल्दी सीखते हैं, जो बच्चे जल्दी बोलना प्रारंभ कर देते हैं वो जल्दी सीखते हैं। ठीक है, तो अपने स्तर से कहीं ना कहीं वो पहले ही सीखना प्रारंभ कर देंगे। तो जैसा स्तर रहेगा वैसा वो सीखेंगे। बच्चों से स्कूल बैग का बोझ बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। अब बताइए भाई, बच्चे का जो भार है उससे ज़्यादा भार तो स्कूल बैग का हो जाता है। अगर कोई बच्चा BA BSc भी करता है ना, तो उसके आप देखेंगे 3 ही पेपर होते हैं, 3 पेपर के 2-3 किताबें ना, लेकिन कक्षा 1 में बच्चा उसकी 8 घंटे चल रही है, और 8 घंटियों की कॉपी और 8 घंटियों की किताब, उसके बाद टिफिन और कह सकते हैं पानी का बॉटल, उसमें भी इरेजर, मतलब एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारे पेंसिल सब रखा हुआ है, कलर का बॉक्स रखा हुआ है, तो ढेर सारा पूरा बैग भर जाता है। तो उसके तो कंधे ऐसे झुके हुए हैं बोझ के ही। तो यही कह रहा है ना कि आप ऐसी शिक्षा दीजिए जो बिना बोझ का हो। और वो कब हो सकता है? जब आप बच्चों को क्रिया के आधार पर सिखाएंगे, गतिविधि करा के सिखाएंगे। ठीक है, बच्चों के लिए अभ्यास करने हेतु बहुत अवसर उपलब्ध होते हैं। तो बच्चों को अभ्यास कराने के लिए बहुत सारे अवसर होते हैं और वो अवसर शिक्षक ही देगा। जैसे मान लीजिए एक अवसर दिया जा रहा है पुनरावृत्ति के द्वारा सिखाना या आवृत्ति के द्वारा सिखाना, ठीक है, खेल विधि के द्वारा सिखाना। तो ये बहुत सारे अवसर हैं
जो बच्चों को कह सकते हैं कि क्रियापरक बना करके सिखाया जाए, जिसमें बच्चे खुद स्वयं इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है। अच्छा, जहाँ पर बच्चों को बहुत सारे अवसर दिए जाएंगे, उपलब्ध रहेंगे सीखने के लिए, वहाँ बच्चा ज़्यादा सीखेगा। और जहाँ पर केवल एक दो अवसर की बात करेगा कि नहीं बच्चों को सिर्फ इसी के माध्यम से सिखाया जाए, वहाँ बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा। जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं कि एक बच्चा मान लीजिए पारंपरिक शिक्षण के द्वारा सीख रहा है, जहाँ पर पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर उसको सिखाया जा रहा है मौखिक रूप से, और एक ऐसा या एक कक्षा का समूह ऐसा है जहाँ पर बच्चे को तकनीकी के आधार पर सिखाया जा रहा है। मान लीजिए प्रोजेक्टर का सहायता लेकर के, एलईडी बोर्ड का सहायता लेकर के सिखाया जाए, खेल के माध्यम से सिखाया जाए, कहानी के माध्यम से सिखाया जाए। ठीक है। और कुछ ऐसे टूल्स की सहायता से सिखाया जाए, दृश्य श्रव्य सामग्री जिसमें हो, जिसमें हम तमाम प्रकार की गतिविधियां या तमाम प्रकार के अवसर दे रहे हैं बच्चों को सीखने के लिए। तो अब पहला जो समूह था जहाँ पर पारंपरिक शिक्षण दिया जा रहा है, वो ज़्यादा सीखेगा कि जहाँ पर बच्चे को विविध प्रकार से सिखाया जा रहा है वो ज़्यादा सीखेगा। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर बच्चे को अनेक अवसर दे करके सिखाए जा रहे हैं, अनेक विधियों के अनेक तरीके से सिखाए जा रहे हैं, वो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। क्योंकि एक अगर तरीके से वो नहीं सीख पाता है तो उसको दूसरे तरीके से सिखाया जाएगा, तीसरे तरीके से सिखाया जाएगा, उसके स्तर का ध्यान में रख करके सिखाया जाएगा, तो वहाँ पर बच्चा ज़्यादा सीखेगा। पहला वाला बच्चा तो सिर्फ एक तरीके से सिखाया जा रहा, नहीं सिखाया जा तो गुरुजी कहेंगे पढ़, नहीं आ रहा है तुमको, बता दे रहा है इसको जाके किताब से याद कर लेना, पढ़ लेना, घर पे जाकर के इसको होमवर्क कर लेना, पढ़ते नहीं हो और समझ में नहीं आ रहा है ना। तो उसको ऐसे ही कह के उसको शांत करा दिया जाता है उन बच्चों को, क्योंकि तरीका एक ही है। जहाँ पर तरीके अनेक होंगे वहाँ पर एक तरीके से नहीं सीख पा रहा ना, तो चलो अच्छा दूसरे तरीके से बताते हैं, सिखाते हैं, वहाँ बच्चे को सिखा सकते हैं। ठीक। उसके बाद है अभ्यास हेतु प्रचुर मात्रा में सामग्री तथा उनका प्रयोग सुनिश्चित होता है। देखिए यहाँ पर बच्चों का अभ्यास करने के लिए ना तमाम प्रकार के अनेक सहायक सामग्री की या फिर कह सकते हैं सामग्री की प्रयोग सुनिश्चित होती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड की सहायता से या सैमपट की सहायता से ही सिखा रहे हैं। बोर्ड पे बच्चों को बुला रहे हैं, आओ सवाल को आप लोग हल करिए। ठीक है। तो बोर्ड एक साधन हो गया जिसके रूप में हम सिखा रहे हैं। कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब सामग्री अगर है सुनिश्चित है। ग्लोब हो गए, मानचित्र हो गए, जो कक्ष में हैं, उपलब्ध हो सकते हैं या रहते हैं, उनकी सहायता से बच्चों को सिखाएंगे, तो वहाँ पर बच्चा ज़्यादा सीखेगा। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हम चीज़ें अभ्यास के लिए अगर उन सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हैं प्रचुर मात्रा में तो वो सीखेंगे। ठीक है। अब इसके साथ साथ बच्चों को हम कह सकते हैं कि सहगामी जो क्रियाएं होती हैं उनको भी करा करके सिखा सकते हैं। उसके साथ साथ इसके साथ साथ और भी जो क्रियाएं हैं उनको भी करा करके बच्चों को डेवलपमेंट करा सकते हैं। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आया। अब उसके पश्चात है प्यारे बच्चों, देखिए और भी हैं बहुत सारे, लेकिन मैं आपको इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा बताऊँगा तो ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट भी आपको समझना बड़ा बोझिल हो जाता है फिर, तो इसलिए कम समझिए, ठोस समझिए, ताकि आपको उसके बारे में पता रहे। उसके पश्चात है गतिविधि के प्रकार। तो गतिविधि के प्रकार में देखिए पहला जो प्रकार है वो है शारीरिक गतिविधि। बच्चों को हम शारीरिक गतिविधि के द्वारा भी करा करके सिखा सकेंगे। जैसे पीटी कराना। बच्चों को देखिए जब सुबह में आते हैं ना तो असेंबली लगती है, जिसे प्रार्थना कह सकते हैं कि प्रार्थना में बच्चे जाते हैं, तो प्रार्थना करने के पश्चात ही उनको क्या कराया जाता है, पीटी कराया जाता है। तो एक बच्चा खड़ा हो जाता है ज़मीन के या डेस्क पे ही खड़ा हो जाता है, और 2 बच्चे या 1 बच्चे ऐसे देखे होंगे कि वो ढोलक बजाते हैं। जैसे वो कहेगा एक, या डम देनी बजाते हैं ऐसे, तो बाकी बच्चे
1 2 3 ऐसे ऊपर नीचे हाथ को क्या करना, मतलब जैसी पीठी है उस तरीके का पीठी ये करते हैं। तो देखे होंगे या तो आजकल ड्रम की सहायता से बजाए जाते हैं, बच्चे करते हैं, या फिर एक बच्चा ही खड़ा होकर के डेस्क पे ऊंचाई पे पीटी नंबर 1 2 3, फिर थोड़ा दूर रुक जाएगा, 4 5 6, फिर ऐसे कहीं ना कहीं कराता है, तब बच्चे क्या करते हैं, पीटी करके भी सीखते हैं, जो शारीरिक गतिविधि है। कदम ताल कराना, जो कि देखे होंगे कदम ताल ऐसे शारीरिक किया जाता है, तो वो भी बच्चे करते हैं। उछल कूद कराना, कुछ भी लंबी कूद, ऊंची कूद, शारीरिक गतिविधियां कराते हैं जिससे कि सीख सकता है। या फिर कह सकते हैं कि शारीरिक गतिविधियों में और भी बहुत सारी गतिविधियां आ सकती हैं, खेल के माध्यम से भी हम सिखा सकते हैं, ठीक है। और एक होता है ना खेल में, आप देखे होंगे कि बोरी कूद ना, बच्चों को बोरी में भर दिया जाता है और ऐसे बोरी पकड़ के कूदाया जाता है, उछल कूद कराया जाता है, और रेस होती है एक तरीके से बच्चों में, और जिनका अगर बोरी छूटा ना तो वो आउट हो जाते हैं उस गेम से। तो ऐसे बहुत सारे गेम भी हैं जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, शारीरिक गतिविधियां करा करके बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया शारीरिक गतिविधि। और मानसिक गतिविधि दूसरा, तो मानसिक गतिविधियों में आप देखेंगे जिसमें चिंतन, मनन, तर्क वितर्क ना, वाद विवाद, या फिर कह सकते हैं बातचीत, संवाद, ऐसे बहुत सारी चीज़ें गतिविधियां कराई जाती हैं जिसमें बच्चे के तर्क, चिंतन, मनन से संबंधित होता है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो इसमें मानसिक गतिविधि के अंतर्गत लेखन हो जाता है, ठीक है, कविता पढ़ना हो जाता है, गीत भी गाना हो जाता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें गतिविधियां कराई जाती है जो कि मानसिक स्तर की होती हैं। अब भाई लिखने के लिए मान लीजिए कविता ही लिख रहा है, तो लिखने के लिए कहा गया कि लिखिए, तो वो चिंतन करेगा ना, सोचेगा, तर्क वितर्क करेगा, तभी तो लिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी होती हैं। गीत गा रहा है तो गीत गाने में भी मानसिक कहीं ना कहीं गतिविधियां कार्य करती हैं। गाएंगे अगर लाइन याद नहीं है, उतार चढ़ाव नहीं पता है, तो नहीं गा पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए भी मानसिक गतिविधि कराई जाती है बच्चों को। तो शारीरिक एवं मानसिक गतिविधि दोनों, जिसमें शारीरिक भी गतिविधि हो और मानसिक भी गतिविधि हो, ठीक है। मैं जैसे कक्षाओं में भी एक उदाहरण देता हूँ शारीरिक और मानसिक गतिविधि करने के लिए। तो आपको बताऊँ कि शारीरिक एवं मानसिक गतिविधि कराने के लिए जिसमें शारीरिक संचालन भी हो और वो मानसिक भी करे, जैसे एक बड़ा है आपका गेम चेस आप मानसिक तो करते हैं लेकिन उसमें शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। बैठ के खेलना, भाई लूडो खेलने में कोई शारीरिक गतिविधि है क्या? चेस उस प्रकार से शारीरिक गतिविधि होगा नहीं, लेकिन है दिमाग वाला खेलना। तो आपको ऐसी गतिविधि कराना है जो दोनों है, सिर्फ मानसिक और सिर्फ ये नहीं। तो मान लीजिए हमको गतिविधि कराना है, तो हमने ऐसा कुछ जो कि कॉमन से टॉपिक होते हैं उस टॉपिक को ले लिए। साइंस का ही एक टॉपिक ले रहे हैं जिसमें सजीव निर्जीव, और यहाँ क्या किए, यहाँ बच्चे को लाइनिंग से खड़ा करा दिए। यहाँ बच्चा मान लीजिए है, ये सब बच्चे खड़े हैं ना, ये बच्चे खड़े हैं, ठीक। अब इनको हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया, सर्कल पे सभी बच्चों को एक दूसरे से हाथ कनेक्ट करके हम क्या कर रहे हैं, खड़े करवाए हैं। अब हमें एक टॉपिक पढ़ाना है जो कि बच्चों को हम शारीरिक और मानसिक गतिविधि करा के ही पढ़ा रहे हैं। तो अब मान लीजिए हमने कहा बेटा ये अंदर सर्कल के अंदर सजीव हैं, जो वस्तुओं का नाम लेंगे तो ये अंदर आपको सजीव वस्तुएं हैं, ठीक है, और बाहर जो है वो निर्जीव वस्तुएं हैं। मान लीजिए कि सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक। तो
अंदर क्या है, हम जो भी वस्तु कहेंगे सजीव नाम लेंगे तो ये अंदर समझिए, और निर्जीव नाम लेंगे तो बाहर। ठीक है, ये गेम है। अब गेम में हमने क्या किया, एक परिवर्तन किया। परिवर्तन ये किया कि जब बेटा अब हम सजीव बोलेंगे तो जस्ट इसी का क्या करना है, आपको अपोजिट करना है। अगर हमने कहा सजीव तो ये अंदर वाले के लिए होगा, लेकिन आपको कूदना कहाँ है, बाहर कूदना है, उल्टा करना है। अगर सजीव बोलेंगे तो बाहर, निर्जीव बोलेंगे तो अंदर, सजीव बोलेंगे तो बाहर, निर्जीव बोलेंगे तो अंदर, ऐसे गेम मतलब सोचना है। अब उसी में एक और ट्विस्ट करा दीजिए कि कह दीजिए कि बेटा हम वस्तुओं का नाम लेंगे और आपको क्या करना है, सोच करके, जैसे आप सोचेंगे तो मानसिक क्रिया होगी ना, तो आपको उछल कूद करके अंदर बाहर करना है, तो शारीरिक भी होगी। तो अब क्या करना है कि अब मान लीजिए हमने कहा कुर्सी, ठीक, तो कुर्सी, अब बच्चा सोचेगा कि कुर्सी क्या है, निर्जीव है। अब बच्चे को करना क्या है, निर्जीव है तो बाहर के लिए है, लेकिन इसका अपोजिट करना है तो वो अंदर कूदेगा। उसी प्रकार से हम कहेंगे, मान लीजिए कि मोहन, कोई बच्चे का नाम है मोहन, तो वो तो है सजीव, लेकिन कूदना कहाँ है उसको, बाहर, इसका अपोजिट काम। तो इसी तरीके अब ऐसा गेम है, जल्दी जल्दी नाम भी लिया जाएगा, बच्चों को सोचना और शारीरिक क्रिया भी करना है। उसमें बच्चे क्या करेंगे कि बहुत सारे बच्चे गलतियां करेंगे। अब गलतियां जब करते चले जाएंगे तो इसमें से जो गलती करेगा वो बाहर, मान लीजिए ये गलती, एक नाम पे किए पुकारा गया, 2-3 नाम पुकारा गया, ये बाहर हो गया, फिर उसके बाद यहाँ से कोई बाहर हो गया, फिर उसके पश्चात यहाँ से कोई बाहर हो गया। तो अब संख्या देखिए कम होती चली जा रही है, फिर यहाँ से कोई बाहर हो गया, यहाँ से कोई बाहर। तो अब ऐसे रहते रहते 2 लोग बचेंगे, ठीक है, 2 लोग बचेंगे, फिर उसमें से कोई एक बचेगा या विनर होगा कह सकते हैं। तो उनके लिए बच्चों से क्लैपिंग करवा सकते हैं, तो वहाँ शिक्षा भी मिल रही है, तमाम वस्तुओं के बारे में सजीव निर्जीव जान भी रहे हैं कि कौन सा सजीव होगा कौन सा निर्जीव होगा, उसके बारे में भी जान रहे हैं, परिचित हो जा रहे हैं, और उसके बाद अपना खेल भी खेल ले रहे हैं, मनोरंजन भी हो रहा है उनका। ठीक है, तो ऐसे कहीं ना कहीं गतिविधियाँ करा के बच्चों का हम शारीरिक और मानसिक विकास कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक गतिविधियाँ भी कराई जाती है। बात समझ में आया? तो ऐसे तमाम गेम है भाई, जानवरों के पक्षियों के नाम ही ले लीजिए, मान लीजिए। तो अब मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हम अगर जानवर का नाम लेंगे तो क्या करना है, यहीं पे जानवर और यहीं पे पक्षी कर लीजिए। तो ठीक उसी प्रकार से गेम करा सकते हैं। पशु पक्षियों तो बहुत नाम है, तो उस तरीके का भी करा सकते हैं, उछल कूद। बात समझ में आया? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे ना। नोट कर लें आप लोग फटाफट। चलिए अब देखिए, क्रियापरक विधि आधारित शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर कुछ उद्देश्य होते हैं जिसको समझा देते हैं आप लोगों को। पहला उद्देश्य है बच्चों को शैक्षिक क्रियाकलापों से परिचित कराना। तो जो भी शैक्षिक क्रियाकलाप हैं उनसे उनको परिचित करा दिया जाए, क्योंकि बच्चे अगर उसके उद्देश्य से परिचित नहीं है कि हमारे लिए लाभकारी है कि नहीं है, तो क्या सीखेंगे वो। तो इसलिए जो भी उसके उद्देश्य हैं उनसे उनको क्या करना, परिचित कराना। जैसे शैक्षिक जो क्रियाकलाप है तो उससे परिचित कराएंगे तो उससे उद्देश्य भी परिचित हो जाएंगे। ठीक है, शिक्षण को रोचक व प्रभावपूर्ण बनाना। तो अब जैसे हम क्रियापरक जो शिक्षण करा रहे हैं उसको रोचक और प्रभावपूर्ण बनाना होता है, क्योंकि जब भी हम क्रियापरक कराएंगे बच्चों के लिए अगर रुचिकर नहीं होगा तो क्या वो करेंगे नहीं। जब तक किसी कार्य को करने में बच्चों को रुचि ना पैदा हो, इंटरेस्ट ना आए ना, वो किसी कार्य को नहीं करेंगे। तो इसलिए रुचिकर व या रोचक व प्रभावपूर्ण बनाना। तो रोचक लगे, आनंददायी आए, कह सकते हैं जिसमें मज़ा आए इसको करने में, कोई भी कार्य, तब वो मन से करते हैं। जैसे साइकोलॉजी में एक नियम है कि जो कार्य बच्चे के करने में रोचकता है या रुचि है, अगर वो कार्य उसको दिया जाए तो वो मन से करेगा, उसमें उसको आनंद की अनुभूति होगी। और जो कार्य उसको करना है अगर वो कार्य उसको ना दिया जाए तो उसको खीज उत्पन्न होता है। ठीक है, तो करने में मजा आएगा जिसमें वो रोचकता है।
ऐसा होना चाहिए शिक्षण उनका। ठीक है, खेल खेल में शिक्षण के द्वारा सिखाना, तो बच्चों को जो भी सिखा रहे हैं आप क्या करिए, खेल खेल के माध्यम से सिखाइए। तो खेल में सिखाएंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, मनोरंजन आएगा उनको, और जो भी ज्ञान होगा वो अस्थायी होगा। ठीक है, करने में उनको भी यहाँ पे भी मजा आता है, क्योंकि बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है, और खेल के माध्यम से अगर सिखा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बच्चों में सक्रियता का विकास होता है और बच्चे सक्रिय भी बने रहेंगे। ठीक है, क्योंकि गतिविधि उनको स्वयं करना है, जब सक्रिय नहीं रहेंगे तो कार्य नहीं हो पाएगा, तो इसलिए सक्रियता का भी विकास होता है यहाँ पर, ये भी उद्देश्य होता है। फिर उसके बाद है क्रियापरक आधारित अधिगम में ध्यान देने योग्य बातें। तो क्या कौन कौन सी बातें हैं? जो पहला बात ये है कि कक्षा में बालकों को गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना। तो तमाम प्रकार की जो हम गतिविधियां कर रहे हैं कक्षा में, उसको भाग लेने का अवसर भी उसको मिलना चाहिए, ये ध्यान रखा जाए। इस अधिगम में बालकों के किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ गतिविधि रुचिकर भी होनी चाहिए। तो पहले भयमुक्त वातावरण करें आप, जिसमें उसको सीखने समय कोई भी या किसी भी प्रकार का भय ना लगे, और साथ ही साथ क्या करना है, गतिविधि में रुचि भी होनी चाहिए। तो ऐसी भी गतिविधि कराएं जो कि बच्चा उसमें रुचि ले, ये भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद गतिविधि बालकों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करवाएं, लेकिन ये ध्यान रखें कि सकारात्मक कंपटीशन हो। ठीक है, तो ये भी बच्चों के अंदर उत्पन्न करना चाहिए। गतिविधि बालकों के भीतर जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब वाले कहीं ना कहीं उनके अंदर प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, तो जिज्ञासा उत्पन्न होगी तभी ना खोजेंगे, तभी ना समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं होनी चाहिए। तो ऐसी बातों को ध्यान में रख करके गतिविधियाँ करानी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था आपका टॉपिक दूसरा, जो कि गतिविधि आधारित शिक्षण थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है। ठीक, अब नेक्स्ट गतिविधि पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें।